नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्री बोर्ड परीक्षा अंतर्गत इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं इतिहास विषय के प्रश्न पत्र के समाधान देखने वाले हैं। प्री बोर्ड परीक्षा में इतिहास के पेपर में पहला प्रश्न था सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला दिया गया था किसी इकाई स्वजन समूह जाति या एक ही इलाके में रहने वाले समूह के भीतर विवाह करना क्या कहलाता है। तो ये अंतर विवाह कहलाता है। जब एक ही इकाई एक रिश्तेदार समूह या जाति इलाके में रहने वाले समूह के भीतर विवाह हो तो इसे अंतर विवाह कहते हैं। बहिर्विवाह किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिए कि जब इकाई जाति या अलग अलग इलाकों में रहने वाले समूह के बाहर विवाह किया जाता है तो इसे बहिर्विवाह कहते हैं। बहुपत्नी प्रथा को समझते हैं। ऐसी प्रथा जिसमें पुरुष की एक से अधिक पत्नियां हो उसे बहुपत्नी प्रथा कहा जाता है। और बहुपति प्रथा में एक स्त्री के एक से अधिक पति हो तो उसे बहुपति प्रथा कहा जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, किस विदेशी यात्री ने विजयनगर की तुलना रोम से की थी। डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली यात्री थे जिन्होंने विजयनगर की तुलना रोम से की थी। ये राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में 1520 के आसपास विजयनगर आए थे। तीसरा प्रश्न है, हम्पी के भग्नावशेषों की खोज किसने की थी। इसका उत्तर होगा कर्नल कॉलिन मैकेंजी। हम्पी के खंडरों को 1800 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी नामक एक इंजीनियर और पुरातत्वविद द्वारा प्रकाश में लाया गया था। मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे। इन्होंने इस स्थल पर पहला सर्वेक्षण मानचित्र भी तैयार किया था। चौथा है, निम्नलिखित में से किसकी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित नहीं किया गया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया गया था पूछा गया है। कबीर की रचनाएं तो गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित है, रविदास जी की भी सम्मिलित है और गुरु नानक जी की भी सम्मिलित है। तुलसीदास जी की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित नहीं है। पांचवा है, यह कथन किसका है। अंग्रेज चले गए पर शरारत के बीज बो गए। उपयुक्त कथन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए। उन्होंने संविधान सभा की बैठक में यह बात कही थी। सरदार पटेल ने कहा था कि अंग्रेज जाते समय अपनी शरारत कर गए। उन्होंने देश को विभाजन का दुख देकर कई समस्याएं पैदा की है। अगला है, प्रोटोशिव की मुहरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोटोशिव की मोहरें जो हड़प्पा काल में खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है उनके संबंध में कथन कहा गया है कि प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में एक देवता रुद्र का उल्लेख मिलता है। सत्य कथन है। बाद में रुद्र शब्द का प्रयोग शिव के लिए किया जाने लगा। ये भी सत्य कथन है। ऋग्वेद में रुद्र का उल्लेख पशुपति के रूप में नहीं है। ये कथन भी सत्य है। पशुपति का चित्रण ऋग्वेद में रुद्र के उल्लेख से मेल नहीं खाता। ये कथन भी सत्य है। पशुपति और ऋग्वेद के रुद्र का चित्रण एक समान नहीं है। इस प्रकार ये चारों कथन सही हो जाएंगे और आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला दिया गया है, अशोक ने धम्म का संदेश फैलाने के लिए धम्म महामात्र नामक विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया था। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए अनेक उपाय किए थे। उसने कई स्तंभों और शिलाओं पर लिखवाया था। साथ ही अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा और धम्म महामात्रों को यह निर्देश दिया था कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। अगला है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते त्रिरत्न कहलाते हैं। बौद्ध धर्म में बुद्ध धम्म और संघ तीनों को मिलकर त्रिरत्न कहा गया है। त्रिरत्न कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, चिश्ती सिलसिले की स्थापना
मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। 12वीं सदी में इन्होंने चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। ये मुख्य रूप से मध्य एशिया के रहने वाले थे। अगला है, यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातात्विक स्थल 1986 में घोषित किया। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। हम्पी के मंदिर अपने बड़े आयामों, साथ ही फूलों के अंकरण, नाजुक नक्काशी और आलीशान स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें रामायण और महाभारत के विषय भी शामिल है। अगला प्रश्न है, बंगाल की स्थायी बंदोबस्त में आने वाले परिवर्तनों पर 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद ने तैयार की। ध्यान रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत बंगाल में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। इसके तहत कंपनी और जमींदारों के बीच भू राजस्व को तय करने का समझौता किया गया था। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन काल में अवध के इलाके को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। इससे पूर्व मॉडल प्रश्न पत्रों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। औपनिवेशिक शासन काल में अवध को बंगाल की पौधशाला या बंगाल की नर्सरी कहा जाता था, क्योंकि बंगाल आर्मी के ज्यादातर सिपाही की भर्ती अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से की जाती थी। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य असत्य लिखना है। पहला दिया गया है, जियाउद्दीन बर्नी सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विवरण दिया है। प्रश्न में बोला गया है कि जियाउद्दीन बर्नी ने सल्तनतकालीन डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया गया है। यह असत्य कथन होगा, क्योंकि सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन इब्न बतूता ने दिया था, ना कि जियाउद्दीन बर्नी ने। दूसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन मलयालम साहित्य का स्वर्ण युग था। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कृष्णदेवराय के समय तेलुगु भाषा का, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था, ना कि मलयालम। इस प्रकार ये कथन भी असत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, आईने अकबरी के पहले खंड का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी ब्लॉकमैन ने किया। ये कथन सत्य है। आईने अकबरी 3 खंडों में अनुवादित किया गया है। आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल थे। फारसी ग्रंथ था। इसका पहला जो खंड है उसका अनुवाद हेनरिक ब्लॉकमैन ने किया था। साथ ही दूसरे और तीसरे खंड का अनुवाद कर्नल हेनरी सुलिवन जेरेट ने किया था। चौथा है, इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था की असफलता के कारण ऊंची राजस्व दरें एवं असमान राजस्व वितरण था। सत्य कथन है। इस्तमरारी बंदोबस्त में राजस्व की दरें, जमींदारों को जमीन का स्वामित्व दे दिया गया था और लगान तय करने की जिम्मेदारी भी जमींदारों को दी गई थी, जिससे वो मनमानी लगान वसूल करते थे और राजस्व का वितरण भी असमान था। इस कारण ये इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था असफल हो गई। अगला प्रश्न है, यह गोविंद वल्लभ पंत का कथन है। मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यक के लिए आत्मघाती होगी। ये सत्य कथन है। गोविंद वल्लभ पंत ने संविधान सभा में बहस की थी और कहा था कि मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचन अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा। पृथक निर्वाचिका का मतलब होता है शोषित, वंचितों और दलितों के लिए अपने क्षेत्र में वोट देने का अधिकार। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून निर्मित करती है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची है, जिसमें 97 विषय है। इसे सूची 1 से नाम से भी जाना जाता है। संघ सूची में शामिल विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
संघ सूची में संसद कानून बना सकती है, राज्य सूची में राज्य सरकारें कानून बना सकती है, समवर्ती सूची में जो विषय है उस पर राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। इस प्रकार ये कथन सत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 पर सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला है समानता का अधिकार, जिसको मिलान करना है अनुच्छेद 14, 16 और 17 से। अगला है मनसबदारी प्रथा, जो अकबर ने लागू की थी। तीसरा है सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, जिसको मिलाना है अनुच्छेद 25 और 28 से। चौथा है संताल विद्रोह, जो 1855 और 1856 के दौरान हुआ था, जिसके नेता सिद्धू और कान्हू थे। ये संथालों और अंग्रेजों के मध्य विद्रोह हुआ था। अगला है देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली के यात्री निकोलो कोंटी आए थे। उसके बाद है सहायक संधि, जो 1798 में हुई थी हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों के बीच। अंतिम है कृष्णदेवराय, जिनके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस आए थे। प्रश्न क्रमांक 5 में एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता में सुगंधित द्रव्यों को विशेष पात्रों में रखा जाता था। उन्हें क्या कहते थे? उन्हें मृद भांड कहते थे। मृद भांड कहा जाता था। ये मिट्टी से बने थे। सिंधु घाटी के जो मृद भांड होते थे वो कुम्हार की चाक से बने थे। इन पर गाढ़ी लाल चिकनी मिट्टी से सुंदर चित्र बनाए गए थे। दूसरा है वैदिक काल में राजाओं द्वारा किए जाने वाले किन्हीं दो यज्ञों का नाम लिखिए। अश्वमेध यज्ञ और दूसरा राजसूय यज्ञ। वैदिक काल में राजा विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते थे। ये जो दोनों यज्ञ थे, इनका जो उद्देश्य होता था वो अपने पड़ोसी राज्यों पर आधिपत्य स्थापित करना होता था। तीसरा है पितृवंशिकता एवं मातृवंशिकता क्या है? पितृवंशिकता को समझते हैं। पितृवंशिकता का अर्थ होता है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र और प्रपौत्र आदि से चलती है। और साथ ही मातृवंशिकता शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जहां पर वंश परंपरा मां से जुड़ी हुई होती है। चौथा प्रश्न है कृष्णदेवराय ने अमुक्त मल्यद नामक प्रसिद्ध ग्रंथि की रचना किस भाषा में की? तेलुगु भाषा में की थी। पांचवा है दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ और किससे संबंधित है? 1877 में दक्कन दंगा आयोग गठित हुआ। यह 1875 में दक्कन के दंगे जो हुए थे उनकी जांच के लिए गठित किया गया था। अगला है देह से जान जा चुकी है शहर की काया बेजान, यह कथन किस शासक ने अपने राज्य को छोड़ने पर कही? ये कथन नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह द्वारा कहा गया था जब वो लखनऊ को छोड़कर जा रहे थे। लॉर्ड डलहौजी ने अवध रियासत पर कब्जा कर लिया था। उस समय अवध उत्तर भारत की शान थी और वाजिद अली शाह वहां के लोकप्रिय शासक थे। अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर कलकत्ता भेज दिया और उनको लखनऊ से कलकत्ता जाना पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने ये कथन कहा था कि देह से जान जा चुकी है, शहर की काया बेजान थी। लास्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सभी अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया है? तो अनुच्छेद 154 154 अनुच्छेद 154 के तहत राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित होती है। राज्यपाल इस शक्ति का इस्तेमाल सीधे या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों अधिकारियों के जरिए कर सकता है। शीघ्र हम बाकी विषयों के प्रश्न पत्र भी अपलोड करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। शीघ्र ही आपकी बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।